अब आवाज। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सबके सब लाइव आ जाएंगे और जल्दी से क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास को अटेंड करना है आपको पूरी तरीके से, पूरी का क्लास आपको देखनी है, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से आज मैं आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कल के प्रश्न, कल का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा आप सबने। क्यों प्यारे बच्चों, बहुत कुछ नया आप सबने सीखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो यानी अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपका एग्जामपुर पे पूरी तरीके से दिल से स्वागत है। ठीक है, तो आपका एग्जामपुर पे स्वागत है, टेकपुर बाय एग्जामपुर चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। साइंस में आपका पूरा बायोलॉजी पोर्शन मैं कवर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि एप्लीकेशन वाले बच्चों को क्लास लेने में मजा आ रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और वैसे ही यूट्यूब में भी जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना लेट किए। आज भी हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आए हैं। प्रश्नों का लेवल ऊपर नीचे रहेगा, यानी कुछ लो लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे। बिल्कुल लो लेवल का प्रश्न लेके मैं नहीं चलूंगी, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रश्नों को जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल इसलिए ना पढ़िए कि हमें निपटाना है, कि हमारे यहाँ आता है बस हमें किसी तरीके से निपटाना है। ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आवाज आ रही होगी। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सबको? बस एक बार ये बता देंगे मुझे कि यस आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर है। तो चलो अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते समय अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कि आप लोगों को फटाफट सारी चीजों के रिप्लाई करने हैं। ठीक है, रिप्लाई करने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पे, यानी कि निम्न में से किस प्रकार के जीवों की कुछ प्रजातियां जो हैं वो जैव कीटनाशकों के रूप में कार्यरत हैं। आपको बताना है कि कुछ ऐसे जीव हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके लिए प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए प्रश्न है। यानी सम स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द बिलो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड, आपको बताना है। ठीक है, यानी किस प्रकार के जीवों की कुछ प्रजातियां जैव कीटनाशकों के रूप में कार्यरत है। तो आपको पता है इसमें तीन ऑप्शन है आपके सामने, बैक्टीरिया, फंगस या फूल वाले पौधे। तो यानी कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो जैव कीटनाशकों के रूप में कार्य करेंगी? वो आपकी बैक्टीरिया होगी। केवल वन, यानी सिर्फ वन ऑप्शन सही होगा। आपको आंसर करते हुए चलना है। ठीक है, आपको आंसर करते हुए चलना है। जल्दी से बताएं, आपको आंसर करते हुए चलना है। ठीक है, तो आपको आंसर करते हुए चलना है, यानी आपका करेक्ट आंसर ए होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा हार्ट होता है, जो मानव का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, ये पूछा गया है। जो मानव का हृदय होता है वो कैसा होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, मानव हृदय के बारे में बताना है। न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, एम्पुलरी होता है या पल्सेटिंग होता है? कैसा हृदय होता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। The human heart is neurogenic, myogenic, pulsating या एम्पुलरी? जल्दी से जवाब दे दे। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? बिल्कुल सही, जो ह्यूमन हार्ट होगा वो हमारा मायोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, दिल जो है वो मायोजेनिक होते हैं। आपको पता है हम एक स्तनधारी हैं, यानी कि हम मैमल्स हैं। हम किसके अंदर आएंगे? हम मैमल्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? मैमल्स के अंदर। और जो मैमल्स होते हैं वो आपको पता है कैसे होते हैं? उनके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है ना? दे आर 4 चेम्बर हार्ट, दे हैव 4 चेम्बर हार्ट। उनके पास 4 चेम्बर का हार्ट होता है। यानी कि अगर मैं हृदय की बात करूं अपने, तो हृदय में क्या है? चार तरीके के 4 चेम्बर है। एक हो गया राइट ऑरिकल, एक हो गया राइट वेंट्रिकल, एक हो गया लेफ्ट ऑरिकल, एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक है, वो मायोजेनिक है। अगला प्रश्न, तीसरे पे आते हैं। तीसरा बताइए जल्दी से कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर
फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच। यानी आपके सामने कुछ पेयर लिखे हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर विच वन इज करेक्टली मैच। यानी स्कर्वी थियामीन हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस एटीएस हो गया, मलेरिया क्लोरोक्विनिन हो गया, या टिटनेस बीसीजी हो गया। क्या होगा जल्दी से बता दे, क्या होगा? करेक्ट आंसर दे, जल्दी से करेक्ट आंसर दे। क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से रिप्लाई कर दो, क्योंकि आपका रिप्लाई महत्वपूर्ण है। आप सबको आंसर पता होने चाहिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ युग्मों की, तो इन चार में कौन सा एकदम सही है। आपको एक चीज दिख रही होगी, जैसे बीसीजी है, बीसीजी टिटनेस से रिलेटेड नहीं है बीसीजी, जबकि एक क्या है, टीका है ट्यूबरक्यूलोसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत मैच है, यहाँ पे ये गलत मैच है। थियामिन यहाँ नहीं होगा, थियामिन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो ये है, क्योंकि ये मलेरिया को खत्म करने की दवाई का नाम है ना, क्लोरोक्विन। ये मलेरिया को खत्म करने की दवाई का नाम है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन, सॉल्ट ईच डिस्क्रिप्शन बाय द टाइप्स ऑफ आरएनए इट डिस्क्राइब। इसका हिंदी देख लेते हैं। प्रत्येक विवरण को आरएनए के प्रकार के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना है। जल्दी बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। बिल्कुल, अगर मैं सही चीज की बात करूं यहाँ पे, तो आप सबको पता है कि अगर मैं आपको एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलना है, समझ रहे हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलना है। यानी कि ए में एक एंटीकोडॉन होता है, प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड अनुक्रम निर्दिष्ट करता है, एक्सॉन शामिल होता है, अमीनो एसिड सहसंयोजी रूप से जुड़ा होता है, राइबोसोम का एक घटक है, आरएनए का सबसे प्रचुर रूप है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न का लेवल थोड़ा ऊपर का है, ठीक है, इतना ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आरएनए डीएनए की फुल फॉर्म तो पूछ सकता है वो। तो आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर उसने आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो ये पूछ सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, ऑप्शन दे दिए हैं ए बी सी डी, यानी ए बी और डी जो है वो टी आरएनए करेगा, सी एम आरएनए करेगा, ई आर आरएनए करेगा। बेटा आरएनए के भी टाइप है, आरएनए 3 में डिवाइडेड है, एक है आर आरएनए, एक है टी आरएनए, एक एम आरएनए है, ठीक है, एक एम आरएनए है। तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है कि कौन किसका काम है। यानी ये 6 ऑप्शन है, और इस 6 में कौन सा आरएनए का कौन सा काम है वो ये पूछना चाहता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से आरएनए का कौन सा काम है। क्लियर है? तो यानी कि जब मैं ऐसी बात करूंगी तो करेक्ट आंसर ए होगा, यानी ए बी डी जो है, ए बी और डी ये टी आरएनए का काम है, जो सी है वो एमआरएनए का काम है, और जो ई है वो आरआरएनए का काम है, क्योंकि आरआरएनए, आर फॉर राइबोसोम, ठीक है। तो इस वजह से ये तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जनरल नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि राइबोसोम की फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है और आरएनए कितने प्रकार का होता है। स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी है, ये काफी बच्चे गलत करेंगे। स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी है, जल्दी से बता दे। स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी है, जल्दी से बताएं। सीड की है, लीफ की है, फ्रूट की है, कि पोलन ग्रेन की है, क्या करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बता दें।
बेटा जी आप सबको पता है कि दीज क्लासेस आर फॉर यू ओनली। आपको क्लासेस पे फोकस करना है, ठीक है, क्लासेस पे फोकस करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्पर्मोलॉजी, तो नाम से पता चल रहा है लेकिन सारे बच्चे गलत करेंगे, ये इसकी स्टडी नहीं है। लोग सोचते होंगे स्पर्मोलॉजी है स्पर्म की स्टडी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बीज सीड की स्टडी कहलाती है। ठीक है, सीड की स्टडी कहलाती है स्पर्मोलॉजी। कहाँ पढ़ते हो सीड? जब फ्लावर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, जब प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तब सीड के बारे में पढ़ते हो, बीज के बारे में पढ़ते हो। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास आरबीसी नहीं होती, जिनके पास लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती। तो ऐसे एनिमल कौन है? क्या वो मेढक है? क्या वो सांप है? क्या वो मोर है? क्या वो केचुआ है? जल्दी से बता दे क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लाल रक्त कोशिकाएं, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल। विदाउट रेड ब्लड सेल की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, विदाउट रेड ब्लड सेल की बात की जा रही है। फ्रॉग होगा, अर्थवॉर्म होगा, स्नेक होगा कि पीकॉक होगा? जल्दी से बता दे क्या होगा। जल्दी से रिप्लाई कर दे, यानी फ्रॉग है, स्नेक है, अर्थवॉर्म है कि पीकॉक है? जल्दी से बता दे कौन सा रिप्लाई होगा। जल्दी से रिप्लाई कर दे, जल्दी से रिप्लाई कर दें कि क्या आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन से एनिमल के पास रेड ब्लड सेल नहीं होती? तो वो अर्थवॉर्म है, वो अर्थवॉर्म है। ठीक है, अर्थवॉर्म होता है जिसके पास, हमारे पास आरबीसी नहीं है, हमारे पास है लेकिन केचुए के पास नहीं है। क्लियर है बेटा, केचुए के पास नहीं है। कभी आपने केचुए को मारा है? कभी देखा है केचुए को? केचुए के अंदर से कभी खून निकलते देखा है? नहीं देखा होगा। केचुआ कौन से उसमें आ जाएगा? फाइलम में। केचुए को कौन से फाइलम में रखा गया है? किस में रखा गया है? एनिलीडा। किस में रखा गया है? एनिलीडा। ठीक है, ये तो पढ़े होंगे ना, प्रोटो जिसमें आपने पढ़ा होगा प्लैटिल हेलमिंथिस, एनिलीडा, नेमाटोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब पढ़े हैं इनवर्टिब्रेटा। एनिमल को दो में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा। तो इनवर्टिब्रेटा आपने पढ़े होंगे जिसमें ये सारे आ जाएंगे, तो केचुआ इनवर्टिब्रेटा में आएगा। लेकिन आपका स्नेक, मेढक, मोर, ये सब कहाँ आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे वर्टिब्रेटा में। ठीक है, वर्टिब्रेटा, क्योंकि वर्टिब्रेटा भी 5 में डिवाइडेड है, वर्टिब्रेटा भी 5 में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लियर है। चलो, हु इज नोन एज फादर ऑफ जोलॉजी? फादर ऑफ जोलॉजी कौन है? जोलॉजी के पिता आपको पता है बायोलॉजी। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि दो इसमें इंक्लूडेड है, एक है जोलॉजी जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। ठीक है, दोनों के जनक अलग है, दोनों के पिता अलग है, आपको बताना है। जैसे जो ये लिखे हैं थियोफ्रेस्टस, ये तुम्हारे बॉटनी के फादर हैं, ये तुम्हारे बॉटनी के फादर हैं। ठीक है, ये तुम्हारे बॉटनी के फादर है। जोलॉजी का कौन फादर हुआ? जोलॉजी का कौन फादर हुआ? अरस्तु यानी एरिस्टोटल। और बायोलॉजी का भी कौन फादर हुआ? अरस्तु। अरस्तु ने वैसे भी बहुत सारी चीजों पे काम किया है, बहुत सारे समाज शास्त्र हो गया या जो भी जितने शास्त्र हो गए सब में पढ़ाई, मतलब सबको इन्होंने किया है, बताया है, समझाया है। इसीलिए जोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं, जो पिता माने जाते हैं, वो अरस्तु माने जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये सवाल। लेमार्क और डार्विन को आप कहाँ पढ़ेंगे? इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, जब आप विकास पढ़ेंगे, ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, वहां आप पढ़ेंगे लाइफ की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, ये सब सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे, लेमार्क का जो सिद्धांत है, डार्विन का जो सिद्धांत है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो सब आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट दैट आर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड, जल्दी से बता दे क्या होगा। जल्दी से बता दे क्या होगा, फटाक से रिप्लाई आ जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
अगर मैं बात करती हूँ 8th क्वेश्चन की, तो 8th क्वेश्चन का सही रिप्लाई जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड में तुम्हारे गन्ना, आलू और केला आ जाएंगे, शुगर केन, पटेटो एंड बनाना, जो कि वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड होते हैं, जो प्रचारित फसल पौधों का समूह होता है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, 1 ग्राम ग्लूकोज से, जल्दी से बता दें कितनी होगी। क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अगर हम 1 ग्राम की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला पहुंचते हैं। वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिव सेल। कल ही आपने क्लास में जाना था जाइलम के बारे में, कल ही आपने क्लास में जाना था। अब आपको पता है प्लांटे को 5 में डिवाइड किया गया है, यानी जो प्लांट है वो 5 में डिवाइडेड है। पहला है आपका कौन सा, पहला कौन सा है जल्दी से बताएं, थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा है, ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा है, टेरिडोफाइटा। चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, थैलो, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो, जिम्नोस्पर्म। पांचवा कौन सा है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आपको पता है ये 5 में प्लांटाई हमारा डिवाइडेड है, 5 में डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन अब मेन बात क्या आती है कि अब पूछा गया वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं, तो आपको पता है कि अब कहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से डेवलप थे। आपको पता है थैलोफाइटा में तो थे नहीं, ब्रायो में थे नहीं, टेरिडो में आ गए थे, ठीक है, जिम्नो में भी और एंजियो में भी। तो अगर हम बात करेंगे मेजर सोर्स, तो वो एंजियोस्पर्म का होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही हमारी फ्लावरिंग कैटेगरी है। फ्लावरिंग कैटेगरी का मतलब हो गया कि यहाँ पे फूल पत्ती सब दिखती है। ठीक है, फ्लावरिंग कैटेगरी कहलाती है एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, तो यानी कि वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं कौन सी होंगी, फ्लावरिंग यानी एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगी। 13 क्वेश्चन है, चेम्बर हार्ट अकर्स इन, जल्दी से बता दें, चेम्बर हार्ट अकर्स इन, जल्दी से बताएं कि क्या होगा, लीच होगा, अर्थवॉर्म होगा, स्नेल होगा कि कॉकरोच होगा, जल्दी से बता दें। बिल्कुल सही आंसर देना है, हड़बड़ी में नहीं देना है। जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों की क्या होगा। आपको पता है हर एक में हार्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 3 चेम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 2 चेम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये चीज बतानी है, इस प्रश्न का उत्तर देना है, बहुत सोच समझ के दें, गड़बड़ ना करें, वरना पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, वरना सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर है, तो चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो कि क्या होगा। थर्टीन चेम्बर हार्ट की बात की गई है, मुझे लग ही रहा था प्रश्न में कुछ हेर फेर है। ये लिखा तो हुआ है 13 चेम्बर, इस पे तो ध्यान ही नहीं गया। यानी 13 चेम्बर हार्ट किसके पास है, 4 चेम्बर तो हमें पता है, 4 चेम्बर किसके पास है, हम लोगों के पास है ना। 3 और 2 चेम्बर भी आपको पता होगा, मछली और रेप्टाइल्स। लेकिन 13 चेम्बर हार्ट कॉकरोच के पास है। कॉकरोच जानते हो, कॉकरोच को किसमें रखा गया, जो सबसे बड़ा हमारा किंगडम है, ऑर्थोपोडा है ना, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा बोलते हैं इसको, ऑर्थोपोडा पढ़ा होगा सबने, ऑर्थोपोडा आई थिंक सबने पढ़ा होगा।
इसके अंदर सारे कीट पक्षी आ जाएंगे, जितने कीट हैं वो सब कीड़े मकोड़े सब ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे। और 13 चेम्बर हार्ट भी किसका है? कॉकरोच का है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी द कॉर्निया, द कॉर्नर ऑफ द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। अब देखो, पौधे में कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाओं का जो कोना है वो डैश के कारण मोटा हो जाता है। यानी वहां पे किसकी परत होती है कि वो वाला जो टिश्यू है वो किनारे से मोटा हो जाता है। अगर मैं उत्तक की बात करूं, टिश्यू की बात करूं, तो मैंने कई बार बताया है कि टिश्यू दो टाइप के हैं, एक प्लांट टिश्यू हो गया और एक एनिमल टिश्यू हो गया। ठीक है, प्लांट टिश्यू फिर से डिवाइडेड है, सपोर्टिव में डिवाइडेड है। एक होता है सपोर्टिव, है ना? क्यों सपोर्टिव में डिवाइडेड होगा? क्यों नहीं होगा, जल्दी से बताएं। सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, कई टाइप के टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, प्रोटेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, और कंडक्टिव टिश्यू हो जाएगा। क्यों कंडक्टिव टिश्यू हो जाएगा? तो अब इसके अंदर भी तो कई टाइप है। जैसे आपका आ गया कोलेनकाइमा, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कोलेनकाइमा लिखा है ना, कोलेनकाइमा। एक हो गया कोलेनकाइमा, एक तो ये टिश्यू हो गया। ठीक है, एक आपका क्या हो गया? पैरेनकाइमा हो गया, ये भी आपने सुना होगा। पैरेनकाइमा हो गया, यानी कोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। और एक कैसा हो गया? एक कौन सा हो गया? क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा भी एक होता है, क्लोरेनकाइमा भी होता है, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखा जाता है। तो काफी टाइप के टिश्यूज होते हैं, काफी टाइप के उत्तक होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो आपसे बात की जा रही है, द कॉर्नर ऑफ द सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यूज इन प्लांट आर थिकनेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। किसका डिपोजिशन होगा जिसके कारण ये थिक हो जाते हैं? किसका डिपोजिशन होगा? बिल्कुल, किसका डिपोजिशन होगा? जल्दी से बता दे। डिपोजिशन किसका होगा? सुबेरिन और क्यूटिन का होगा। किसका होगा डिपोजिशन? कौन बच्चा मुझे बताएगा? यस, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वॉल्स है तो सेल्यूलोज तो इसमें जरूर होगी। सेल्यूलोज और पेक्टिन का होगा। चलो, द फिनोमिना ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल इज कॉल्ड व्हाट? द फिनोमिना ऑफ समर स्लीप, जो जानवर समर में सो जाते हैं, है ना? क्यों जो जानवर समर में सो जाते हैं, जल्दी से बता दें उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या कहलाएगा? एस्टिवेशन। क्या कहलाएगा? एस्टिवेशन, है ना? ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बोन डिफॉर्मिटीज अकर ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ। हम ऐसा क्या ले लें जिनसे हमारी ज्यादा लेने से बोन में दिक्कत होने लगे? क्या होता है वो? कौन सा कंपाउंड है? बिल्कुल, जल्दी से बता दे वो कौन सा कंपाउंड है जिसको ज्यादा लेने पे हमें दिक्कत हो सकती है? वो है फ्लोरीन, है ना? वो है फ्लोरीन, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस तो बहुत अच्छा है हड्डियों के लिए। कैल्शियम एंड फास्फोरस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी हड्डियां, हमारी बोन कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती है। ठीक है, चलो, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? टूथ, टूथ इनेमल है, फीमर है, या खोपड़ी की अस्थाई हड्डी है, या नी बोन है, घुटना? ये फीमर लिखा है, ये फीमर लिखा है। ठीक है, ये फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है जांग की, थाई की। थाई की सबसे बड़ा, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन बोली जाएगी, वो फीमर है। ठीक है, फीमर है। घुटने की हड्डी आपको पता है, घुटने की हड्डी में क्या आ जाएगा? नी बोन, यानी पटेला जिसको बोलते हैं। ठीक है, खोपड़ी इसमें आएगी नहीं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो इनेमल होगा। सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो कौन होता है? इनेमल होता है, टूथ इनेमल होता है। क्लियर है? क्या आपको ये क्लियर है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज इट क्लियर? जल्दी से बता दें, ये आपको क्लियरिटी है कि नहीं है? हाँ जी, क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट आपका टूथ इनेमल कहलाएगा। नेम द ब्लड सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आपको बताना है ऐसी कौन सी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट बताना है, ऐसी कौन सी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे।
जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों, कौन सी ऐसी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? बहुत तेजी से रिप्लाई आ जाना चाहिए। किसमें न्यूक्लियस नहीं है? प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और ईस्नोफिल्स क्या है? ये सब WBC के पार्ट है, ये सब श्वेत रक्त कणिकाएं के पार्ट है, ठीक है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्लेटलेट्स हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? प्लेटलेट्स हो गया। क्लियर है? जल्दी से बता दे क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? जल्दी से बता दें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होगा? यानी किसमें एब्सेंट होगा? नॉस्टॉक में एब्सेंट होगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तुम्हारी नॉस्टॉक में एब्सेंट होती है, नॉस्टॉक, ठीक है। एल्गी में पढ़ोगे नॉस्टॉक। क्लियर है? क्लियर है? पेनिसिलियम, आपको पता है पेनिसिलियम से क्या बनी है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से बना है पेनिसिलियम, है ना, जो कि क्या है? एक एंटीबायोटिक है, जो कि क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्लियर है? अगैरिकस जो कि एक फंगस है, अगैरिकस जो कि एक फंगस है, फफूंद है, कवक है। वॉल्वॉक्स ये भी क्या है? आपका शैवाल है, एल्गी है ना। वॉल्वॉक्स आपका एल्गी है, कॉलोनी जो बनाता है, कॉलोनी फॉर्मेशन होता है गेंद जैसा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो नाप की झिल्ली अनुपस्थित होगी किसमें? किसमें अनुपस्थित होगी? नॉस्टॉक में। वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आईज फाउंड इन अर्थवॉर्म। केचुए में नेत्रों की संख्या कितनी होती है? केचुए में नेत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बता दे, केचुए में नेत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? कौन बच्चा मुझे आंसर करेगा? केचुए में नेत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? जल्दी से आंसर कर दे। बेटर होगा कि आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हूं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। सारे सवाल बहुत अच्छे से लगाएं। त्योहार का माहौल है, आई नो, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा होगा? यानी कि जो कितनी अर्थफॉर्म में पाई जाती है, तो आपको पता है कोई आंख नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यूरिन बिगिंस इन, यूरिन किस में बनेगा, है ना। पेशाब बनने की जो प्रक्रिया है, यानी मूत्र बनने की जो प्रक्रिया है, वो शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जल्दी से बताएं, कहां से शुरू होती है? जल्दी से बताएं। बहुत तेजी से रिप्लाई आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यूरिन बिगिंस इन, कहां बिगिन होगी, कहां होगी? जल्दी से बता दे। कहां होगी? जल्दी से बताएं। नेफ्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है, आपको पता है ना। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है नेफ्रॉन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी है, अंडाशय से जो अंडे निकलने का प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, है ना। अंडाशय से अंडे निकलने के प्रोसेस को क्या हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है? जब मेल और फीमेल मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ये है फर्टिलाइजेशन। तो ये होगा नहीं। क्या वो रिप्रोडक्शन है? रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। क्या मेल फीमेल ऐसा कुछ गेमिट मिल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। क्या जेस्टेशन, क्या पेट में कोई बच्चा, गर्भ में कोई बच्चा आ गया, कोई जेस्टेशन पीरियड की बात की गई है? नहीं। यानी बात की गई है ओवरी से एग के निकलने की, ओवरी से एग के निकलने की। ये क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। और यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ प्लांट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी? कौन सा ऐसा डिवीजन है प्लांट का जिसके पास क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है। जल्दी बता दे। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा? क्या होगा? जल्दी से बता दे। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा? जल्दी से रिप्लाई कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ प्लांट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी? हमें पता है थैलोफाइटा का मीनिंग होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर।
इसका मतलब होता है कि जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, जड़, तना और पत्ती में डिवाइडेड नहीं है, जबकि जिम्नोस्पर्म में है, टेरिडो में है, ब्रायो में है, लेकिन थैलोफाइटा में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। यानी प्लांट बॉडी क्या है, उसमें जड़ नहीं है, उसमें तना नहीं है, ठीक है, उसमें पत्ती नहीं है, एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कहलाएगा, थैलोफाइटा कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेटा, कौन इनमें से वर्टिब्रेटा नहीं है, आइडेंटिफाई करना है। वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, यानी वर्टिब्रेट क्या होते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, यानी इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पाइसेस आ जाएंगे, मछली आ जाएंगी, इसमें रेप्टाइल आ जाएंगी, इसमें मैमल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें और क्या आ जाएगा, इसमें बेटा, इसमें और क्या आ जाएगा, एम्फीबिया आ जाएंगे, उभयलिंगी जो कहलाते हैं, और एव्स आ जाएंगे, पंछी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए 5, ठीक है। 5 में डिवाइडेड है वर्टिब्रेटा, और इनवर्टिब्रेटा 8 या 9 में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यानी मछली आ गई, रेप्टिल्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, मैमल्स आ गए, यानी हम लोग, एम्फीबिया आ गए जो पानी और बाहर दोनों रह सकते हैं, और एव्स मतलब पंछी आ गए। तो अब बताइए कौन नहीं है इसमें, पंछी तो है, मछली भी है, स्तनपाई भी है, यानी घोंगा नहीं है। क्यों बच्चों, यानी घोंगा नहीं है, क्योंकि घोंगा किसका पार्ट है, ये इनवर्टिब्रेटा का पार्ट है, इनवर्टिब्रेटा यानी इनवर्टिब्रेटा, या हम कह सकते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स, ये भी कह सकते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स, या हम कह सकते हैं आकशेरुकी, क्या हम इसको ये कह सकते हैं, आकशेरुकी, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, घोंगा हो गया। आगे आते हैं, द प्रेशर वेरिएशंस, आंतरिक कान के अंदर दबाव भिन्नता विद्युत संकेतों में बदल जाती है। हमारे इंटरनल ईयर की बात की जा रही, ईयर, ये जो हमारा कान है, ये जो हमारा कान है, ये कान हमारा 3 में डिवाइडेड है, 3 पार्ट, एक है इनर पार्ट, एक है मिडल पार्ट, और एक है आउटर पार्ट, ठीक है। 3 में डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना, सारी काम की चीजें मिडल में ही है, ठीक है, सारी काम की चीजें मिडल में ही है, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा होगा, तो आपको पता है यहाँ पे हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कोक्लिया है, कोक्लिया, कोक्लिया ही सबसे इंपॉर्टेंट है, COCHLEA, कोक्लिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोक्लिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर होगा वो कोक्लिया होगा। नेक्स्ट, ये क्या है, अच्छा, द प्लांट डाई हीना, हीना की बात की जा रही है, जो कि क्या बोलते हैं, पादपदायी मेहंदी निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया के कारण त्वचा और बालों के रंग को नारंगी रंग प्रदान करती है। हीना मेहंदी के बारे में हम सब जानते हैं, तो ये बोल रहा है हीना मेहंदी जो है वो किसके कारण, किसके कारण, किससे उसकी रिएक्शन होती है, प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण त्वचा और बालों को नारंगी रंग मिलता है, या नारंगी रंग कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन सा रंग बोलेंगे, चेंज हो जाता है रंग, ठीक है, अच्छा रंग मिलता है, नारंगी नहीं बोलेंगे, बालों को रंग प्रदान करती है, ठीक है। तो वो प्रोटीन और एमिनो एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, प्रोटीन और एमिनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे थायराइड ग्लैंड आ जाएगी जो तुम्हारे नेक पे है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी जो कि तुम्हारी पीयूष ग्रंथि है, और मास्टर ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आ जाएगी। एड्रिनल ग्लैंड आ जाएगी जो कि तुम्हारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्रिनल ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्रिनलिन के लिए, इमरजेंसी हार्मोन। पेनक्रियाज आ जाएगी, पेनक्रियाज आ जाएगी, ठीक है, और हाइपोथैलेमस आ जाएगी, हाइपोथैलेमस भी इसका पार्ट होगा, क्लियर है, हाइपोथैलेमस भी इसका पार्ट होगा। तो एंडोक्राइन में थायराइड आ गई, पिट्यूटरी आ गई, एड्रिनल आ गई, लेकिन स्प्लीन नहीं आई, क्योंकि स्प्लीन तो एक बॉडी ऑर्गन है, स्प्लीन हमारा एक बॉडी ऑर्गन है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे, विच ऑर्गन इज द मेन डाइजेस्टर एंड एब्जॉर्बर ऑफ फूड, कौन सा ऐसा अंग है जो भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक होता है, जल्दी से बता दे कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दे, बिल्कुल सही बात है, यानी छोटी आंत, छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, यानी प्रोटीन भी यहीं पे पचेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत,
बच्चों आप सबको पता है आप सबके लिए दिवाली ऑफर आया हुआ है, 75% का ऑफर आया हुआ है। उसका फायदा उठाएं। अगर आपने अभी तक अपने बैच को परचेज नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस बैच को परचेज करिए, अपने आप को एनरोल कराइए, क्योंकि बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा क्लासेस में एनरोल होना। आप ही की पढ़ाई में 4 चांद लगेंगे, है ना। आपको आपके एग्जाम में सक्सेस अगर चाहिए तो आप किसी एक बैच में अपने आप को एनरोल कराएं, जिससे आप अपनी बैच में सक्सेस पाएं, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस टाइम के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार चल रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 28 नंबर पे आ जाते हैं। सीधे पूछा है कि मशरूम क्या ऑटोट्रॉफ है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मशरूम ऑटोट्रॉफ है? क्या मशरूम अपना खाना खुद से बना सकते हैं? क्या मशरूम अपना खाना खुद से बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि मशरूम कोई प्लांट नहीं है। मशरूम क्या है? एक फंगस है। मशरूम क्या है? एक कवक है। तो मशरूम कैसे अपना खाना बना लेगा भाई? तो ये कैसा है? ये फॉल्स होगा, ये गलत है, ये स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी है। 29, टिक्का डिजीज किस फल से संबंधित है? टिक्का डिजीज जो है वो किस फसल से संबंधित है? ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी क्रॉप है, ऐसी कौन सी क्रॉप है? कभी कभी ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, डिजीज पूछ ली जाएगी डायरेक्ट, आपको बताना पड़ेगा कि वो डिजीज किससे संबंधित है। समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से बताएं क्या होगा। क्या होगा जल्दी से एक बार बता दें। यानी टिक्का डिजीज की बात की जा रही है तो करेक्ट आंसर होगा मूंगफली। ठीक है, आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ मतलब बेटा जो स्वपोषी होते, जो अपना खाना खुद से बना सके। तो फिश बना सकती है, एल्गी बना सकती है, कि बटरफ्लाई बना सकती है, कि मशरूम बना सकता है। अभी आपने जाना है पिछले प्रश्न में कि मशरूम अपना खाना नहीं बना सकता, वो कैसा है? वो स्वपोषी नहीं है। और बटरफ्लाई कैसे बना देगी अपना खाना, या फिश अपना खाना कैसे बना लेगी? ऐसे हमारे पास कोई क्लोरोप्लास्ट इनके पास थोड़ी ना है, या हमारे पास क्लोरोप्लास्ट थोड़ी ना है। हरित लवक है क्या हमारे पास, या फिश के पास, या बटरफ्लाई के पास, कि वो अपना खाना बना सके? नहीं हो सकता, है ना। वो अपना खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग कैसे हैं? हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हैं, हम लोग खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, है ना। हमारे पास हरित लवक नहीं है। लेकिन एल्गी की बात करें तो यस, एल्गी होते हैं। एल्गी भी कई डिवाइडेड होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है शैवालों की भी। ठीक है, तो एल्गी जैसे ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है। तो ग्रीन एल्गी विल पार्टिसिपेट इन क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं शैवाल की बात करूंगी तो एल्गी तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास, तो वो अपना खाना बना सकते हैं। यानी वो कैसे हैं? स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन बस यही तक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होगा कि दिवाली का, आप सबको पता है कि दिवाली का जो ऑफर चल रहा है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। यानी परसों आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, 27 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो इस ऑफर को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि बच्चों आपको पता है 75% ऑफ तो नहीं मिलने वाला। कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एग्जामपुर की तरफ से आपको 75% का ऑफ मिल रहा है, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है बेटा, ये बहुत बहुत ज्यादा खास बात है। और ये तोहफा स्पेशली आपके लिए त्योहार पे आपके एग्जामपुर की तरफ से आपके लिए आया हुआ है, तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 75% सारे कोर्सेज पे है। आपको कोड अप्लाई करना है दिवाली 75। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इस कोड को लगाने पे आपको 75 का ऑफ मिलेगा। ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इस चीज को शेयर करिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, है ना, घटेगा नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जरूरतमंद बच्चा है
जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जरूरी नहीं कि आपके डीआरडीओ की, हो सकता है वो किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एसएससी की कर रहा है या कोई और एग्जाम की कर रहा है, किसी भी एग्जाम की, किसी भी स्टेट एग्जाम की, तो आप उसे बता सकते हैं कि एग्जामपुर में ये ऑफर चल रहा है 75% ऑफ का, तो वो अपने आप को एनरोल करा सकता है हमारे बैचेस में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस लॉन्च भी हो रहे हैं। तो आप भी जल्दी से इसके बारे में विचार करें और अपने आप को एनरोल कराएं, ठीक है, अपना एडमिशन लें, ताकि आपकी क्लासेस एक प्रॉपर वे में टाइम टेबल के साथ आगे बढ़े। अदरवाइज आप तो ऐसे यूट्यूब पे भटकते रह जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, और ऐसे कभी एग्जाम नहीं निकलने वाला। ठीक है, फोकस होके एक जगह केंद्रित होके आपको पढ़ाई करनी है, एक प्लेटफॉर्म आपको चुनना है, हमारा नहीं तो किसी का भी चुनिए, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म को चुनिए, ठीक है, और तब पढ़ाई करिए, तब आपकी पढ़ाई एक बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। वरना ऐसी पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें आप इधर उधर भटक रहे, कभी इधर कुछ पढ़ लिया, कभी उधर कुछ पढ़ लिया। आपके टीचर और आपका सिलेबस एकदम डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को अगर बायो पढ़नी है तो सतप्रीत मैम पढ़ा रही है, मेरे को अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये वाले सर पढ़ा रहे हैं, डिफाइंड होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। दूसरी चीज आप सबको पता है, दूसरी चीज आप सबको पता है कि जो आपकी एग्जामपुर की जो ऐप है उसको सबको डाउनलोड करना है, यानी आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का बहुत इजी सा प्रोसेस है, पता है बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे आज भी नए आए होंगे, तो उन्होंने एग्जामपुर की वो वीडियो देख रहे हैं। बेटा एग्जामपुर की अपनी एप्लीकेशन भी है, अगर उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, यानी पेड कोर्सेज के अलावा कुछ चीजें फ्री भी हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है, जैसे करंट अफेयर्स हो जाते हैं, डेमो क्लासेस हो जाते हैं, जॉब अलर्ट हो जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं। अगर कोई बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन या कोई अनाउंसमेंट होना है तो वो भी आपको एप्लीकेशन के जरिए से, नोटिफिकेशन के जरिए से पता चल जाएगा कि अरे हाँ भाई इसका रिजल्ट आउट हो गया, या हाँ ये वैकेंसी आई है, क्योंकि आपके पास तुरंत धड़ाधड़ नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने सेशन को इतना ही रखते हैं। एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, अपना नाम पता ईमेल पासवर्ड सारी चीजें डाल के, सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन की सुविधा भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, जैसे समझ में आए उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके एप्लीकेशन में अपने आप को एनरोल कराइए। एनरोल कराने के बाद आपके पास एग्जामपुर की जितनी फैसिलिटीज हैं वो सब आपको मिलने लगेंगी, यानी अनलिमिटेड क्विज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, स्कॉलरशिप टेस्ट, अभी आपको पता है स्कॉलरशिप टेस्ट कराया गया है, ठीक है, अभी आपको पता है स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जामपुर पे कराया गया है। तो भले आप उस टॉप 10 में ना आए, लेकिन पेपर तो एक आपको हासिल हुआ, एक पेपर तो 100 क्वेश्चन का मिला, हो सकता है वो 100 क्वेश्चन में कोई 10 क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में दिख जाए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, हो सकता है आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज यहाँ पे हो जो आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल अब हमारी अगली क्लास मंडे को होगी, यानी मंडे को 12 बजे मिलेंगे, और एप्लीकेशन पे थर्सडे को 1 बजे मिलेंगे। तो एप्लीकेशन वाले बच्चे थर्सडे को 1 बजे तैयार रहें अपने बायोलॉजी सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।